जीएस के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं और ये प्रश्न बार बार आपको कराए जाएंगे जिससे आपके सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो जो 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम जो थे 1983 में जो अपना पहला विश्व कप जीता था उसके कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। कौन? कपिल देव ये पहले कप्तान थे। ठीक, जो विश्व कप जीता था भारत उसके पहले कप्तान थे। और सबसे पहला आप यहाँ पे देख लेते हैं भारत कितनी बार विश्व कप जीता है, तो 2 बार। पहला वाला जीता था 1983 में। 1983 में इसके कप्तानी कौन किए थे? कपिल देव। कौन कप्तान थे इसके? कपिल देव। और दूसरा बार जब जीता था, जो दूसरा वाला जीता था, तब कब जीता था भारत दूसरा वाला? तो ये जीता था 1911 में और इसके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे। तो ये चीज़ें दोनों आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो हो जाएंगे कपिल देव। यहाँ पे पहला आपसे पूछे कि विश्व कप कब हुआ, तो पहला 1983 में भारत का विश्व कप हुआ और कपिल देव यहाँ पे कप्तानी किए थे। और दूसरा विश्व कप भारत जीता था 1911 में और इसके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या किस राज्य की सबसे ज़्यादा है। आपसे यहाँ पे पूछे भारत की किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य के पास है, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। और गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या किस राज्य की सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। और सबसे अधिक तटीय सीमा वाला जो आपका राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। ठीक, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कई बार एग्जाम में सब पूछे गए। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत किस देश से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी सीमा साझा करता है। भारत किस देश से सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश से लगता है सबसे अधिक। भारत का सीमा बांग्लादेश से लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। लोकसभा भंग कौन करता है, तो लोकसभा भंग करने का काम राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति लोकसभा का भंग करता है। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। ठीक, अब यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछे कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। अब आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और आर्टिकल नंबर कितने में राष्ट्रपति शासन दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति शासन कितने में? आर्टिकल नंबर 356 में एक कही गई है।
आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाना पूछे कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, ठीक। और आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन लिया कहाँ गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन का जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद नंबर 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि लोकसभा भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और आपसे पूछे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करते हैं, आर्टिकल नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी कि थल सेना, जल सेना, नौसेना के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। और आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति लगाते हैं राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है, अनुच्छेद नंबर 3। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपात आप लोग बताएंगे किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 360 में है वित्तीय आपात 360। और राष्ट्रपति शासन यहाँ पे राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, ये आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, ठीक। तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद नंबर 352 में है, ठीक। 352, 356 और 360 ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की आपसे पूछे अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और आपसे पूछे संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद नंबर कितने में, 108 में। और संयुक्त अधिवेशन लिया कहाँ से गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ओणम किस राज्य का यहाँ पे त्योहार है, ये ओणम किस राज्य का आपसे पूछे त्योहार है, तो ओणम कहाँ का त्योहार है, ये केरल का त्योहार है। केरल में मनाया जाता है यहाँ पे ओणम। आपसे पूछे कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्या है, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप लोग मोहिनी अट्टम याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ये केरल का है। और ये कथकली ये कहाँ का है, कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। ये दोनों याद रखेंगे। अब आपसे पूछे केरल से संबंधित प्रश्न, आपसे पूछे कि केरल के तट को क्या कहते हैं, केरल को तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। मालाबार केरल के तट को कहते हैं। आपसे पूछे कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु के जो तट को इसको कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं, मसालों का बगीचा, तो मसालों का जो बगीचा है वो केरल को कहते हैं, मसालों का बगीचा। और यहाँ पे आपसे पूछे कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन भारत के कौन सा राज्य करता है, रबड़ का जो है सर्वाधिक उत्पादन, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो केरल करता है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि ओणम किस राज्य का यहाँ पे त्योहार है, तो ओणम किस राज्य का त्योहार है, ये केरल का त्योहार है। और केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, मोहिनी अट्टम है, केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है। और कथकली भी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का ही है, ठीक। केरल को तट को मालाबार कहते हैं और तमिलनाडु को तट को कोरोमंडल कहते हैं। और मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। और सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है, केरल में होता है। आपसे पूछेगा कि इलायची का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू हुए। और ये किसकी याद में शुरू किए गए थे नोबेल पुरस्कार, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस चीज की खोज की थी, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की क्या किए थे, खोज किए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, साहित्य के नोबेल की शुरुआत कब से हुई, तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार कब से दिए जाते हैं, ये 1968 से दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे नोबेल किस वर्ष शुरू हुए नोबेल पुरस्कार, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाना शुरू हुआ। और किसके याद में, अल्फ्रेड नोबेल के याद में। ये एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में
नोबेल पुरस्कार दिए जाना शुरू हुआ। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडिश के रहने वाले थे, यानी कि स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक, और ये बात कहते हैं डायनामाइट की खोज आपसे पूछे किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखते हैं साहित्य का नोबेल कब से? 1968 से दिया जाने लगा साहित्य का नोबेल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए दिल्ली भारत की राजधानी आपसे पूछे तो 1912 में बनी थी भारत की राजधानी। लेकिन आपसे पूछे दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा कब हुई थी? तो 11 में, ये तो 1911 में घोषणा हुई थी कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन आपसे पूछे बना कब? तो ये 1912 में बना था। ठीक, और एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, 69 संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? 69 संविधान संशोधन ये हुआ था 1991 में, 1991 में हुआ। और ये किससे संबंधित है? इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान को दिया, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिया गया। और इसके तहत ही दिल्ली में क्या किया गया? विधानसभा और फिर मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। तो देख लेते हैं साथ में, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। घोषणा हुई थी 1911 में बनाए जाने की। ठीक, लेकिन बना कब था? 1912 में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 69वां संविधान संशोधन 1991 क्या था? इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और इसमें दिल्ली में विधानसभा और फिर मंत्रिपरिषद, दिल्ली में विधानसभा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपसे पूछे? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। अब बांग्लादेश के आपसे पूछे कि संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की जो संसद है जातीय संसद है। इसके संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। संसद के भी नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। और बांग्लादेश की भाषा क्या है आपसे पूछेगा? तो बांग्लादेश की जो भाषा है वो बंगाली है। बांग्लादेश की भाषा कौन सी है? बंगाली है। और आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली है। बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। कौन? शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि बांग्लादेश की समाचार एजेंसी क्या है? बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसी है क्या है? तो BSS है बांग्लादेश की समाचार एजेंसी। और बांग्लादेश का आपसे पूछे गठन कब हुआ? बांग्लादेश का गठन कब हुआ? तो 1971 में हुआ था बांग्लादेश का गठन। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की राजधानी पूछे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। आपसे पूछे बांग्लादेश की भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की भाषा बंगाली है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली है बांग्लादेश की राष्ट्रीय चिन्ह। आपसे पूछे कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। और बांग्लादेश के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? बांग्लादेश के समाचार एजेंसी का नाम है BSS। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और आपसे पूछे कि भोर का तारा किसे कहते हैं? आपसे पूछे कि भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे अब सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? आपसे पूछे कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये भी आपको शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि ये देखने में पृथ्वी के समान है, इस वजह से पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। और पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं? ये आपको भगनी भी मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। भगनी मतलब बहन ही होता है। तो ये किसे कहते हैं? तो ये भी पृथ्वी को ही कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि यहाँ पे पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी ग्रह है?
तो ये भी आपके शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। और आपसे पूछे कि शुक्र का घूर्णन क्या हो, घूर्णन की दिशा, तो अधिकतर ग्रह कौन से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, लेकिन जो शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पूछा जाता है, शुक्र से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो ये भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं? भगनी मतलब बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी को, शुक्र को कहते हैं। और जो शुक्र की घूर्णन है वो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी कि इस तरह से घूमती है। ठीक। और आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रामायण की रचना किसने? महर्षि वाल्मीकि में। आपसे पूछे कि यहाँ पे रामायण में कितने अध्याय हैं? रामायण में कितने अध्याय हैं? टोटल रामायण में 7 अध्याय हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि रामचरितमानस की रचना किसने की? आपसे पूछे कि रामचरित मानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने की थी। रामचरित मानस की रचना तुलसीदास जी ने किया था। आपसे पूछे कि यहाँ पे बाल रामायण की रचना किसने की? आपसे पूछे कि बाल रामायण की रचना किसने किया था? तो बाल रामायण की रचना किसने किया था? राजशेखर ने किया था। ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि हिंदुओं के 2 महाकाव्य कौन से हैं? हिंदुओं के 2 महाकाव्य कौन से हैं? तो हिंदुओं के जो 2 महाकाव्य हैं वो एक तो आपका हो गया क्या? रामायण एक आपका हो गया, का रामायण हो गया एक आपका, और दूसरा क्या हो गया आपका? महाभारत। रामायण और महाभारत ये हिंदुओं के 2 महाकाव्य हैं। आपसे पूछे कि हिंदुओं के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा महाभारत। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण में कितने अध्याय हैं? टोटल 7 अध्याय हैं रामायण में। रामचरितमानस की रचना किसने की? आपसे पूछे, तुलसीदास ने की। और बाल रामायण की रचना किसने की? राजशेखर ने की। हिंदुओं के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण है और एक महाभारत है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो महाभारत है, सबसे बड़ा महाकाव्य। ठीक। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछे कि यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? टोटल 7 सदस्य थे। और संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव थे संविधान के संवैधानिक सलाहकार। तो देखिए, अब संविधान आप लोग बताएंगे संविधान बनके कब तैयार हुआ, किसे अंगीकृत कब किया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे ये दूसरी बैठक में बने थे। और दूसरी वाली बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को ये अपना अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष ये सबसे पहले बने थे, तो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ये अपना पहला अध्यक्ष संविधान सभा के बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया, भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। और आप लोग बताएंगे कि संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव थे। और संविधान
यहाँ पे अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। लेकिन आपसे पूछे संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 का दिन याद रखेंगे, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है। आपसे पूछे कि भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये भी इसमें आगे है, उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। आपसे पूछे कि चाय का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो असम में चाय के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य असम है। आपसे पूछे कि भारत में कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है सर्वाधिक? तो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य करता है। कर्नाटक राज्य कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आपसे पूछे कि भारत में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? या फिर आपसे पूछे कि भारत में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात राज्य करता है कपास का और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। धान का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि चावल सर्वाधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है और खाई भी यहाँ पे जाती है। और गेहूं की उत्पादन कहाँ पे होती है सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश में होती है। और चाय का उत्पादन सर्वाधिक असम में होता है। और बात करें कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन और कपास का सर्वाधिक उत्पादन ये भारत के गुजरात राज्य में होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी डुनांट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना कौन? हेनरी डुनांट ने किया था रेड क्रॉस की स्थापना। और आपसे पूछे कि यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाए जाते हैं? भारत में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है 1 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे पूछे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी डुनांट ने की रेड क्रॉस की स्थापना। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। और आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। पायरिया रोग का संबंध किससे है? पायरिया रोग का जो संबंध है वो दांत और मसूड़ों से होते हैं। दांत और मसूड़ों से है। पायरिया रोग का संबंध किससे? दांत और मसूड़े से है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे दांतों का निर्माण किससे होता है? दांतों का निर्माण किससे होता है? तो दांतों का निर्माण मुख्य रूप से कैल्शियम से होता है। कैल्शियम के बने होते हैं दांत। किसके? कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि ऐसे कितने मनुष्य में कितने ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार मतलब उगते हैं? मनुष्य के ऐसे कितने दांत होते हैं जो 2 बार क्या होते हैं? विकसित होते हैं। 2 बार क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो मनुष्य में 20 दांत ऐसे होते हैं। मनुष्य में 20 दांत ऐसे होते हैं कि जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दांतों से एक प्रश्न पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि जो हाथी के दांत होते हैं, जो बाहर 2 हाथी के दांत निकले होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो वो ऊपरी कृंतक का एग्जाम्पल होता है। किसका? ये ऊपरी कृंतक का एग्जाम्पल होता है। वो हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं, वो ऊपरी कृंतक का एग्जाम्पल होता है। और दांत का जो दांतों से संबंधित रोग होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? दांत के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांत के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांत के जो रोगों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि पायरिया रोग का संबंध किससे है? तो पायरिया रोग का संबंध दांत और मसूड़े से है। और दांतों का निर्माण किससे होता है? मुख्य रूप से कैल्शियम से होता है। और भी चीजें मिली होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम में पूछेगा कैल्शियम से इसका निर्माण होता है। और ऐसे कितने दांत है मनुष्य के? कितने ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जिनका जो
यहाँ पे 2 बार विकसित होते हैं। और हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ऊपरी कृंतक एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊपरी कृंतक का एग्जाम्पल होते हैं। और दांतों से संबंधित जो रोगों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ये सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, ऐसे 2 बार रिवीजन करेंगे, ये सारे प्रश्न जरूर आपको याद हो जाएंगे। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। अर्धरात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। किसे, नॉर्वे को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि यहाँ पे जापान, यहाँ पे ले लेते हैं, आपसे पूछे कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा जो है वो क्या है, जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन है। आपसे पूछे कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है जापान की राजधानी। ठीक, आपसे पूछे यहाँ पे, आपसे पूछे कि जापान के संसद का क्या नाम है, आपसे पूछे कि जापान के संसद का क्या नाम है, तो जापान का जो संसद है डायट है, जापान के संसद का क्या नाम है, डायट। अब भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, ये आप लोग याद रखेंगे। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में, और वीर गार्जियन अभी हाल ही में शुरू हुआ है, ये किसके बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप यहाँ पे बताएंगे कि जापान का पुराना नाम क्या है, जापान का पुराना नाम क्या है, तो जापान का पुराना नाम क्या है, निप्पन है, जापान का पुराना नाम क्या है, निप्पन है। और जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं, तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये ओसाका को कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। सूर्योदय का देश किसे, जापान को कहते हैं। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, अर्धरात्रि के जो सूर्य का देश है नॉर्वे को कहते हैं। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जापान का पुराना नाम क्या है, जापान का पुराना नाम निप्पन है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान के संसद का क्या नाम है, डायट है। और जापान और भारत के बीच में युद्धाभ्यास क्या होते हैं, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन नाम के युद्धाभ्यास होते हैं। जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछे कि बृहद गंगा किस नदी को कहते हैं, बृहद गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं बृहद गंगा। किस नदी को, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, बृहद गंगा कहते हैं। और आपसे पूछे कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो त्रियंबक पहाड़ी आप लोग याद रखेंगे। त्रियंबक पहाड़ी ये कहाँ पे है, त्रियंबक पहाड़ी नासिक में है। और नासिक कहाँ पे है, नासिक कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में। त्रियंबक पहाड़ी महाराष्ट्र में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। त्रियंबक पहाड़ी एमएच लिखे हैं, महाराष्ट्र से यहाँ पे उद्गम होता है। और यहाँ पे सहायक नदी आपसे पूछे कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वैन गंगा और पैन गंगा, ये वैन गंगा और फिर पैन गंगा ये इसकी सहायक नदी है। वैन गंगा और पैन गंगा ये गोदावरी की सहायक नदी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। और प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, क्या है, ये प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो ये भी सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी आप लोग कह सकते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। और आपसे पूछे कि मुहाना कहाँ बनाती है, ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मुहाने का मतलब क्या है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने का मतलब कि ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और उद्गम कहाँ से होती है, त्रियंबक महाराष्ट्र से होती है। ठीक, अब देख लेते हैं नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। बृहद गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं बृहद गंगा। और उद्गम कहाँ से होता है, त्रियंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ठीक, और बात करते हैं गंगा गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और सहायक नदी कौन सी है, वैन गंगा और पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। और मुहाना कहाँ पे बनाती है, यानी कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब अगला प्रश्न है हमारा
कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो चर्चा है ये किस अनुच्छेद में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद नंबर 60 में है। ठीक। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद किसमें बताया गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर ये 52 में बताया गया है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद नंबर कितने में बताया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद नंबर 54 में बताया गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया। कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाएगा, ये अनुच्छेद किस में बताया गया है? राष्ट्रपति का महाभियोग, तो ये अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से लिए गए। और महाभियोग से पहले कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आप पे महाभियोग लगाने वाले हैं। और राष्ट्रपति का एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 72 में है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिलाते हैं। और ये अनुच्छेद नंबर कितने में बताया गया कि राष्ट्रपति को शपथ? ये अनुच्छेद नंबर 60 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितनी है? 63 है। और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने में है? अनुच्छेद नंबर 54 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति कितने वर्ष के होता है कार्यकाल? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया ये अमेरिका से ली गई है, अनुच्छेद नंबर 61 में है। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। और आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है भारत की राष्ट्रीय पक्षी। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा की डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है यहाँ पे भारत की जलीय जीव। और गंगा डॉल्फिन को भारत की जलीय जीव कब बनाया गया था? तो ये 5 अक्टूबर 2009 को ये बनाया गया था। इस वजह से 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस होता है। ठीक, डॉल्फिन दिवस होता है, भारत में डॉल्फिन दिवस होता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बरगद है। ठीक, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अब आप लोग बताएंगे कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं प्रति टीम। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत की राष्ट्रीय यहाँ पे जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को बनाया गया। और डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाते हैं? 5 अक्टूबर के दिन, इसी वजह से मनाते हैं। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। प्लेयर कितने होते हैं आप लोग बताएंगे। और कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे होता है? तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। किससे? ये सिलिकॉन से बनी होती है। तो सिलिकॉन से बनी होती है। तो ये आप लोग बताएंगे कि सिलिकॉन से बनी होती है। लेकिन भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं भारत का सिलिकॉन वैली। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का स्पेस सिटी किस शहर को कहते हैं? भारत का स्पेस सिटी किस शहर को कहते हैं? किस शहर को भारत के स्पेस सिटी कहते हैं? तो ये बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपका कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। सिलिकॉन वैली भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं भारत का सिलिकॉन वैली। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और स्पेस सिटी कहाँ पे? भारत का स्पेस सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। पारसेक किसकी इकाई है? तो इसको खगोलीय दूरी मापा जाता है।
खगोलीय दूरी का मापक है पारसेक, किसी खगोलीय दूरी का मापक है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। और एक इकाई और है प्रकाश वर्ष। आपसे पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये भी किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे कि एक खगोलीय दूरी किसे कहते हैं। तो ये एक खगोलीय दूरी जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। पृथ्वी एंड सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि दूरबीन का निर्माण किसने किया, दूरबीन का निर्माण किसने किया, तो यहाँ पे देखिए ये भी खगोल विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि उससे देखा जाता है कौन से ग्रहों को देखा जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में जो वस्तु हैं उसको देखा जाता है। तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का निर्माण, किसने, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का निर्माण। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं पारसेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है तो पारसेक। ठीक, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछे कौन सी है, तो पारसेक है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, इसे दूरी मापा जाता है। यहाँ पे वर्ष देख के बच्चे लगा देते हैं किसे समय का मापन किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। इससे क्या मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से दूरी का इकाई है। ठीक, और खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दूरबीन का निर्माण किसने किया, तो गैलीलियो ने किया दूरबीन का निर्माण। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत का राष्ट्रीय गान किससे लिया गया है, इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, इससे भारत का राष्ट्रीय गान लिया गया है। और राष्ट्रीय गान भारत के संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक, और ये जो आपका राष्ट्रीय गान है इसका प्रथम गायन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गायन कब हुआ था, तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और इसको गाने में कितना समय लगता है, जो आपको इसको गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय इसको गाने में लगता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था, राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो जो राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था वो 1912 में हुआ था। और ये किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। राष्ट्रगान का प्रकाशन तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। और इसका शीर्षक क्या था, प्रकाशन का शीर्षक आप लोग बताएंगे किस शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था, तो इसका शीर्षक जो था वो भारत विधाता था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका शीर्षक क्या था, भारत विधाता था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। और राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जन गण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लिया कहाँ से गया, गीतांजलि से लिया गया, इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, वहीं से लिया गया। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वहीं से लिया गया। अपनाया कब गया था, संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया था। इसी दिन क्या अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों इसी दिन अपनाया गया था। गाने में समय 52 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड लगता है, गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रथम गायन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक, और सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में पत्रिका कौन सी थी, तत्वबोधिनी पत्रिका में। और बात करते हैं शीर्षक कौन सा था, भारत विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या है, पराश्रव्य तरंगों, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य नाम इसका है, अन्य नाम आपसे पूछे तो इसको अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। क्या,
इसको अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंग किसे कहते हैं? पराश्रव्य तरंगों को कहते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो अवश्रव्य तरंगे जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है, उसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। और श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जो मनुष्य सुन सकता है उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इसका आवृत्ति कितना होता है? तो इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और यहाँ पे हर आवृत्ति का इकाई क्या होता है? आवृत्ति की इकाई कितना क्या होता है? तो ये भी आप लोग बताएंगे, आवृत्ति की इकाई क्या होता है? तो आवृत्ति की जो इकाई है वो हर्ट्ज होती है। क्या? आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज, जिससे HZ से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताएंगे कि डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव वो होता है कि जहाँ ध्वनि स्रोत होते हैं, वहां से क्या होता है? ध्वनि स्रोतों से ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछे कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। आपसे पूछे कि पराश्रव्य तरंगों को अन्य किस नाम से? अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं पराश्रव्य तरंगों की। इसकी आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो हर्ट्ज होती है आवृत्ति की इकाई, इसे HZ से इंडिकेट करते हैं। श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे ना हम लोग श्रव्य तरंगों को, अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं और ना ही पराश्रव्य तरंगों की सुन सकते हैं। केवल और केवल श्रव्य तरंगों को मनुष्य की कान सुन सकती हैं। तो इसकी हर्ट्ज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। डॉपलर प्रभाव किसे? तो ये ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति के में जो उतार चढ़ाव होता है उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसको लिया कहाँ गया है? इसको लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ पे? आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। और बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो ये भी जिस दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, यानी कि 24 जनवरी 1950 के दिन, 24 जनवरी 1950 के दिन इसे भी अपनाया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका प्रथम गायन कब हुआ था? राष्ट्रीय गीत का जो प्रथम गायन है ये कब हुआ था? तो इसको जो प्रथम गायन है वो 1896 में हुआ था। और 1896 में अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? कलकत्ता में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका गायन हुआ। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस समय कलकत्ता 1896 में के जो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग से पूछा जाएगा। तो इसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्लाह सयानी थे, जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत। लिया कहाँ से गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि हो जाएंगे वंदे मातरम के लेखक कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। अपनाया कब गया है? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन कब हुआ था? तो प्रथम गायन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, बात करते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है वैज्ञानिक नाम मनुष्य का। होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पावोक्रिस्टस है। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो सूंस है। सूंस है गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो आप लोग बताएंगे क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है आम का वैज्ञानिक नाम। क्या? मैंगीफेरा इंडिका। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। और बाघ का आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस है मोर का वैज्ञानिक नाम, और डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है सूंस है डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका है, और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए जो चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए जो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, और धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया। धन निर्गमन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो धर्म निर्गमन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी, दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। ये भी पूछा जाता है पुस्तक किसकी थी। ये पुस्तक का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक थी। ठीक, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक थी, और इनमें इन्होंने क्या किया, इनमें धन निर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम किसने निकाला था, सर्वप्रथम जो है प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था। तो वो भी आपका सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय जो निकाले थे वो भी कौन, दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए इन्होंने बताया था, तो 20 रुपये। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये पर सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी। इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इनकी पुस्तक थी। इसमें ही इन्होंने क्या किए थे, धन निर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक, अब बात करते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय जो आय का आकलन किसने किया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन ये आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। और सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी दादा भाई नौरोजी ने किया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किए थे, ये जय जवान जय किसान का नारा लगाए थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की आपसे पूछी कि जयंती कब मनाई जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती होती है 2 अक्टूबर के दिन होती है। और 2 अक्टूबर के दिन आप लोग एक प्रश्न और बताएंगे किस महापुरुष की और जयंती मनाई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो आप लोग बताएंगे इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो इनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक था। और 1966 में इन्हें क्या मिला था, 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्या, भारत रत्न दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बात याद रखने वाली बात है कि इन्हें कौन सा मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, 1900 कब, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 में। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका निधन कहाँ पे हुआ था, जो दादा भाई यहाँ पे आपके लाल बहादुर शास्त्री थे, इनका निधन कहाँ पे हुआ था, ताशकंद में इनका निधन हुआ था। ताशकंद में इनका निधन हुआ था। और इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है, इनकी समाधि कहाँ पे बनी हुई है, तो विजय घाट इनकी समाधि है। विजय घाट इनकी समाधि का नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सारे प्रश्न आप लोग इतने ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर को दिन मनाई जाती है। किस महापुरुष की और जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर के दिन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक लगा, 1964 से लेकर 1966 तक ही इनका कार्यकाल रहा। उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे निधन हुआ था, ताशकंद में निधन हुआ था। और इनकी समाधि कहाँ पे बनी हुई थी, ये विजय घाट है इनकी समाधि। मरणोपरांत इनकी क्या हुआ, भारत रत्न 1966 में दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पे आप लोग इन बातों पे भी ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है।
और दूसरे नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में। दूसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का और तीसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में कौन सा है? पंजाब राज्य है। पंजाब तीसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में है। ठीक, और आपसे पूछेगा कि देशों में सबसे ज़्यादा कौन सा देश चावल का उत्पादन करता है, तो देशों में आप लोग याद रखेंगे सबसे ज़्यादा चीन और दूसरे नंबर पे अपना भारत चावल का उत्पादन करता है। आपसे पूछे कि यहाँ पे कि पॉलिश करने वाले पॉलिश, अब जब आप चावल में पॉलिश हो जाता है तो देखेंगे हैं आप धान कूटने वाली जो मशीन आती है तो उसमें क्या चावल चमकदार निकालता है, यानी कि थोड़ा चमकीला चावल निकालता है। और भी आप चमकीला चावल करना चाहें तो मशीन वाले से बोलेंगे कि भाई इसे एक बार और इस पर पॉलिश लगा दो तो वो चमकीला हो जाएगा, लेकिन उसमें विटामिन B1 का क्या होता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। तो वो ये विटामिन चावल से नष्ट हो जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा चमकदार चावल खाने से भी ये विटामिन चावल इसका जो पॉलिश ज़्यादा लगाने से विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो केंद्रीय चावल जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? ये है आपका कटक उड़ीसा में। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में है ये केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में। कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मनीला फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। तो ये यहाँ पे है। आपसे पूछेगा कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये लोथल से मिला था चावल का साक्ष्य। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, आपसे पूछे कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। और कौन सा देश चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सर्वाधिक चीन उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे भारत है। चावल का कटोरा किसे राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं चावल का कटोरा। पॉलिश करने पर जो कौन सा चीज नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है पॉलिश वाले चावल से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। ये नष्ट हो जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कटक उड़ीसा में है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक, और आपसे पूछा कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार है रांटजन ने किया। रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। दूरबीन का आविष्कार आप लोग बताएंगे किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। किसने? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। आपसे पूछे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। किसने? मार्कोनी ने। लेकिन आपसे पूछे कि पेनिसिलिन का आविष्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने किया था। ए फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। ठीक, तो ये भी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। साथ में आपसे पूछे कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन महोदय ने किया था एक्सरे का आविष्कार। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। आपसे पूछे कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। आपसे पूछे कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। और आपसे पूछे कि पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना की खान। और पन्ना की खान किस राज्य में है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है पन्ना की खान। आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पर प्रसिद्ध है? किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले की जो खान है वो भी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और किम्बरले की खान कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। किम्बरले की खान कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है।
ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है और सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। और हीरा की खान, पन्ना की खान कहाँ पे है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। और किम्बरले की खान कहाँ पे है? ये आपके हीरा के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण अफ्रीका में है। आपसे पूछे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये किस में होता है? हीरा में होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो पुष्कर है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर है। पुष्कर कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, आपसे पूछे कि पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अजमेर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर राजस्थान में स्थित है। ये नहीं कि राजस्थान आप याद कर लिए तो आपका काम हो गया, नहीं, अजमेर राजस्थान में। इस समय डीप में आपके जाके प्रश्न पूछे जाते हैं। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंश के, चंदेल शासकों ने कराया था, चंदेल वंश के लोगों ने कराया था। और आपसे पूछे कि खजुराहो मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है। खजुराहो मंदिर किस शैली में? नागर शैली में बनाया गया है। आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। आपसे पूछे कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके नेपाल में, नेपाल में भी कहाँ पे? काठमांडू में स्थित है। ठीक, काठमांडू में स्थित है। ठीक, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ पे ये स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान। और पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। और आप पशुपतिनाथ मंदिर आपसे पूछे कहाँ पे है? तो नेपाल है। नेपाल के में कहाँ पे? काठमांडू में। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल वंश के लोगों ने इसका निर्माण कराया था, नागर शैली में ये बना हुआ है। पागल कुत्ते से काटने से होने वाला रोग कौन सा है? तो पागल कुत्ते से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। पागल के कुत्ते के काटने से कोई भी संक्रमित जानवर, जैसे हो गया कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया या फिर बंदर हो गया, इसके काटने से कौन सा होगा? रेबीज रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसे हाइड्रोफोबिया, इसमें हाइड्रो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। और हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? पानी से डर लगना, यहाँ पे हाइड्रोफोबिया होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे, लुईस पास्चर। और बात करते हैं रेबीज के टीके में। यहाँ पे रेबीज में कौन सा प्रभावित अंग कौन सा होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है रेबीज में? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो इसमें पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या? पूरा तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित हो जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और बात करते हैं यहाँ पे रेबीज किससे होता है? ये रेबीज वायरस से होता है। रेबीज किससे होता है? ये वायरस से होता है। रेबीज वायरस संजनित रोग है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य रेबीज मुक्त गोवा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारे प्रश्न ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगना। इसमें पानी से क्या होता है? डर लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की। और ये कहाँ के? फ्रेंच वैज्ञानिक थे। लुईस पास्चर कहाँ के? फ्रेंच वैज्ञानिक थे। और रेबीज कैसा रोग है? तो वायरस से होने वाला रोग है। रेबीज किसका? वायरस से होने वाला रोग है। और रेबीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र रेबीज में प्रभावित होते हैं। और बात करते हैं रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और ये बात कही गई है अनुच्छेद 64 में कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा? पदेन सभापति ये कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और इस उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन?
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति का आप लोग बताएंगे कि वेतन कितना होता है, तो इसका वेतन ये चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है इसीलिए इसका वेतन कितना होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इसका वेतन होता है। तो ये भी एकदम लॉजिक की बात है, लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इसका वेतन होता है। और आपको यदि उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपको यदि उपराष्ट्रपति बनना हो या फिर राष्ट्रपति ही बनना हो, आपको उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक। और उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, किसे, राष्ट्रपति। तो इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ये आप लोग बताएंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति पहले कौन थे, ये एस राधाकृष्ण थे, एस राधाकृष्ण थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति भारत के पहले थे। और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हुए, कौन, जगदीप धनखड़ बने हुए। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि राज्यसभा का कौन पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 64 में कि क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 64 में बताई गई है। अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति महोदय जी दिलाते हैं। और राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं, ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक। और पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके वेतन कितने होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, या फिर इसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी यकृत है। और ये कैसा ग्रंथि, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या है, थायराइड है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। इसे कौन सा हार्मोन निकलता है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है इसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे मास्टर ग्रंथि किसे कहता है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की यकृत होती है, सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि यकृत होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो भी यकृत ही होती है। बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की थायराइड होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। थायराइड से कौन सी हार्मोन का स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। ये सारी प्रश्न आप लोग बार बार आप लोग को रिवीजन कराया जाता है जिससे आपको याद हो जाएगा। तो ये बार बार आप लोग यदि लगातार वीडियो देखेंगे तब आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था किस महिला को, मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी पाने वाली नोबेल पुरस्कार पहली महिला थी, ठीक। और इन्हें 2 बार नोबेल दिया गया। कौन, 2 बार नोबेल दिया गया। पहली बार जब दिया गया था तो 1903 में दिया गया था। पहली बार 1903 में जब दिया गया था तो इन्हें भौतिकी का नोबेल दिया गया था, भौतिकी का नोबेल दिया गया था। और दूसरी बार जब दिया गया था 1911 में, तब इसको किसकी नोबेल दिया, इसको रसायन का नोबेल दिया गया था।
रसायन का नोबेल दिया गया था। रसायन का नोबेल क्यों दिया गया था? क्योंकि ये इसकी रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रेडियम की खोज की थी। और आप लोग बताएंगे कि रेडियो सक्रियता की इकाई की क्या होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो इसी इनके नाम पे ही रेडियो सक्रियता की इकाई का नाम रखा गया है। तो क्या है रेडियो सक्रियता की इकाई? क्यूरी एक इकाई इसकी क्यूरी भी होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यूरी इसकी इकाई होती है। देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली महिला। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? एक बार 1903 में दिया गया और इसका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरी बार 1911 में दिया गया। ये रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने रेडियम की खोज की थी। और रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्या? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत पे आधारित है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग संवत पे आधारित है। तो शक संवत की शुरुआत कब से होती है? शक संवत की शुरुआत कब से होती है? तो जो शक संवत है इसकी शुरुआत कब होती है? 78 ईसा पूर्व से। इसकी शुरुआत कब होती है? 78 ईसा पूर्व से। और जो विक्रम संवत होता है इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व से, 58 ईसा पूर्व से होती है। और जो आपको हिजरी संवत आप लोग पढ़े होंगे, हिजरी संवत, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? इसकी शुरुआत 622 ईस्वी से। यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं रहेगा, 622 ईस्वी से। एक वीडियो में हमसे ही गलत हो गया था। यहाँ पे हमने ईसा पूर्व लिख दिया था फ्लो में, लेकिन ये होगा 622 ईस्वी। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। और बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ये हम कब अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो ये आप लोग बताएंगे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो इसे कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। और बात करते हैं प्रथम माह क्या होता है? हमारे राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह क्या होता है? उसे चैत्र बोलते हैं। और हमारे राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम माह होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फाल्गुन बोलते हैं, फाल्गुन कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत कब होती है? 78 BC से होती है। और शक संवत को अपनाया कब गया? तो 78 BC से इसकी शुरुआत होती है। और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से होती है। और हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से होती है। अपनाया कब गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। पहला महीना चैत्र का होता है और अंतिम माह क्या होता है? फाल्गुन का होता है। सार्क या दक्षेत का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सार्क या दक्षेत का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। और आपसे पूछे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और सार्क में सदस्य देश कितने हैं? सार्क में सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश हैं। जो पहला सदस्य देश है वो आप लोग पहले लिखेंगे भारत, और उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या? अफगानिस्तान। भारत है, अफगानिस्तान है, और आप लोग का पाकिस्तान भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान है, नेपाल है आपका सदस्य। इसका सार्क का सदस्य नेपाल भी है, भूटान भी है, उसके बाद बांग्लादेश है। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पे बांग्लादेश आप लोग लेंगे लेकिन म्यांमार को नहीं लेंगे। ये यहाँ पे स्पेशल आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे कि म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ठीक, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो नेपाल, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और 2 नीचे के दक्षिण के देश हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका श्रीलंका, एक आपका श्रीलंका हो जाएगा, और एक कौन सा? मालदीव हो जाएगा। तो ये हैं आपके 8 सदस्य देश किसके? सार्क के। सार्क के दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी। स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश कितने? 8 सदस्य देश हैं। भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा क्या थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। और परमवीर चक्र क्या है? ये सेना का सर्वोच्च सम्मान है। ये सेना का क्या है? सेना का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। और ये पूछा जाता है कि जो सेना का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र, ये बना किससे होता है? किस धातु का बना होता है? तो ये किसका बना होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कांस्य का बना होता है। ये कांस्य का बना होता है। ठीक, बात करते हैं दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? सेना का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो वो है महावीर चक्र। महावीर चक्र दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये किसका बना होता है? ये स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरा वाला जो सेना का सर्वोच्च सम्मान है, तीसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? तीसरा जो सेना का तीसरा जो सैन्य सम्मान है, सैन्य पुरस्कार है, वो कौन सा है? तो वो तीसरा सैन्य पुरस्कार जो है वो वीर चक्र है। ठीक, वीर चक्र। और ये किसका बना होता है? ये भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था प्रथम यहाँ पे परमवीर चक्र। और सर्वोच्च सम्मान सेना का कौन सा होता है? ये परमवीर चक्र होता है। सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा होता है? परमवीर चक्र। बना किससे होता है? कांस्य का बना होता है। और दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? ये महावीर चक्र है और ये स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। तीसरा जो सैन्य सम्मान है ये वीर चक्र है और ये किसका बना होता है? स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पेस मेकर का संबंध हृदय से है। आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे है? ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे है? तो ये भी संबंधित है हृदय से। आपसे पूछे कि कार्डियोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? आपसे पूछे कि कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये भी कार्डियोलॉजी में जो अध्ययन है ये हृदय का अध्ययन होता है। हृदय का अध्ययन किस में होता है? कार्डियोलॉजी में होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हृदय स्पंदन, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय स्पंदन जिसे कहते हैं। ठीक, तो ये 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। और किसके नाम पे धड़कता है ये आप लोग जानेंगे। और इसमें वाल्व कितने होते हैं? हृदय में वाल्व कितने होते हैं? ये 4 वाल्व होते हैं। और हृदय में कक्ष कितने होते हैं? यानी कि कमरा या फिर चैम्बर हृदय में कितने होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं हृदय में। और इसमें क्या होते हैं? 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। और क्या होते हैं? 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हृदय को किसने बदला था पहली बार? तो हृदय को प्रथम प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे? ये आपके दक्षिण अफ्रीका के ये डॉक्टर थे, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। और इन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। और कब किया था? 1967 में किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे पेसमेकर का संबंध हृदय से है और ईसीजी टेस्ट का जो संबंध है ये भी किससे है? हृदय से है। ठीक, और हृदय का स्पंदन यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। और इसमें वाल्व कितने लगे होते हैं? 4 वाल्व लगे होते हैं। और इसमें कक्ष कितने होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। और प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक, कहाँ के डॉक्टर थे? 1967 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक, बात करते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, यहाँ पे भारतीय अगर पूछेगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हो जाएगा अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा। ठीक, लेकिन आपसे पूछे कि भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी आपसे पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका नाम 1925 में की थी। और कहाँ में अधिवेशन होता? यहाँ पे कानपुर अधिवेशन। ठीक, कानपुर अधिवेशन। और ये अध्यक्षता की थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो ये 1917 में। और कहाँ पे? कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में। और किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था।
एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछे ओवरऑल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और कब ये अध्यक्षता की थे? 1885 में। 1885 में कहाँ पे अध्यक्ष? यहाँ पे मुंबई में हुआ था, अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी ये आप लोग बताएंगे। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो एयो ह्यूम ने किया था। कौन? एयो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कब किया था? तो ये 1885 में इसकी स्थापना किए थे एयो ह्यूम ने। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे अगर कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कब अध्यक्षता की थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्षता करती हैं। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू है। अगर पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो इसका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि सरोजिनी नायडू कौन है? भारत की हैं। और जो एनी बेसेंट है ये विदेश की थी। और ये अध्यक्षता की थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन की। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एयो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था। और यहीं पे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, 1885 के ये मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को यहाँ पे महात्मा गांधी को महात्मा कौन कहा था? तो ये भी बात है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कह दिया था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कह दिया था? ठीक, तो ये किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस, इनको भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले बताएंगे नेताजी किसने कहा था? तो ये पूछा जाता है कि इनको नेताजी कौन कहे थे? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी कह दिया था। ठीक, और एडोल्फ हिटलर कहाँ के तानाशाह थे? जर्मनी के तानाशाह थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कह दिए? देश नायक कह दिए। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्हें नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी कह के पुकारा था। और एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी का तानाशाह था। ठीक, बात करते हैं देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को देश नायक कहा था। इंडियन मिलिट्री अकादमी, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये कहाँ पे है? देहरादून में। ये देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये कहाँ पे है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक, पुणे। और प्रॉपर जगह की बात करें तो पुणे खड़गवासला आपको मिलेगा एग्जाम पे। खड़गवासला के निकट यहाँ पे पुणे में स्थित है। आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये संगीत नाटक अकादमी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और संगीत नाटक अकादमी आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे स्थापना? दिल्ली में हुई थी। ठीक, और इसका कार्य क्या है? तो ये आप लोग बताएंगे कि इसका कार्य जो है संगीत के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में, और फिर संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका काम है। इसका काम संगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र में बढ़ावा देना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। ये भी पूछा गया कहाँ पे? दिल्ली में। और इसका कार्य पूछा गया संगीत, नाटक और फिर नृत्य की जो बढ़ावा देने की काम कौन करता है? तो संगीत नाटक अकादमी करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे खड़गवासला में ये स्थित है।
ठीक। और बात करते हैं इंडियन मिलिट्री अकादमी, ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक। संगीत नाटक अकादमी के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और 9वां नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल थी। और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी आप लोग बताएंगे पहली भारतीय महिला कौन थी। 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी संतोष यादव, ठीक, संतोष यादव थी, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ने वाला पुरुष कौन था? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहली बार भारतीय माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ने वाला भारतीय पुरुष कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने वाला पहली बार भारतीय पुरुष था उसका नाम था अवतार सिंह चीमा। उसका क्या नाम था? अवतार सिंह चीमा। ये सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और आप लोग बताएंगे कि विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन सी महिला चढ़ी थी। विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन महिला चढ़ी थी? तो विश्व में पहली महिला कौन चढ़ी थी? तो जुनको तबाई चढ़ी थी, जुनको तबोई चढ़ी थी, तबाई। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये जापान की रहने वाली थी, ठीक। तो इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे विश्व में चढ़ा। और विश्व में चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पे विश्व में चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो कौन सा आदमी पहले गया था माउंट एवरेस्ट पे? तो एमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे विश्व में चढ़ने वाले थे, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले देख रहे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन था? तो अवतार सिंह चीमा थे। और विश्व में पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा? तो जिनको तबाई चढ़ी थी, जापान की थी। और विश्व में ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा? तो एमंड हिलेरी था। ये भी आप लोग ध्यान रखें। महात्मा गांधी की समाधि क्या है? तो राजघाट है महात्मा गांधी की समाधि स्थल। कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है, ठीक। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, दिल्ली में स्थित है। और कबीर की समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है? कबीर की समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है? मगहर में स्थित है। कहाँ पे? मगहर में स्थित है। आपसे पूछे कि एकता भूमि किसकी समाधि स्थल है? एकता भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल एकता भूमि है। आपसे पूछे कि गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के किस नंबर के गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनकी समाधि कहाँ पे स्थित है? तो ये नांदेड़ पंजाब में इसकी समाधि स्थित है। नांदेड़ पंजाब में इनकी समाधि स्थित है, ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखें। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे स्थित है? राजघाट। राजघाट कहाँ पे? दिल्ली में। और संत कबीर यहाँ पे कबीर महाराज की समाधि स्थल कहाँ पे? कबीर एक लेखक थे, इनकी समाधि स्थल एकता भूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि है। और गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि स्थल है नांदेड़ पंजाब में स्थित है। डेविस कप का संबंध किससे है? जो डेविस कप है इसका संबंध किससे है? टेनिस से है, टेनिस से। तो आप लोग बताएंगे कि होपमैन कप का संबंध किससे है? होपमैन कप का संबंध किससे है? तो ये भी किससे है? टेनिस से। इसका भी संबंध किससे? टेनिस से है, ठीक। आपसे पूछे कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये भी टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे अगर कि यहाँ पे टेनिस से संबंधित है, आपसे पूछे कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ये भी किस खेल से संबंधित थी सानिया मिर्जा? तो ये टेनिस से संबंधित है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, तो उसकी आप लोग बताएंगे कि ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे होता है? तो वो भी टेनिस से संबंधित होता है, टेनिस से संबंधित होता है। और बात करते हैं टेनिस परिसर को, जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, टेनिस परिसर उसको क्या कहते हैं? टेनिस परिसर को कोर्ट कहते हैं। क्या? कोर्ट कहते हैं टेनिस परिसर को। और लॉन टेनिस की बात करें, लॉन टेनिस की बात करें या फिर टेबल टेनिस की बात करें, लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस की बात करें, इसके जो है खिलाड़ी कौन होते? सॉरी, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 प्लेयर होते हैं, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं।
देख लेते हैं यहाँ पे साथ में, डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस से। होपमैन कप का संबंध टेनिस से। और डबल फॉल्ट शब्द किसमें लिया जाता है, यूज किया जाता है? टेनिस में। सानिया मिर्जा का संबंध किससे? टेनिस से है। सानिया मिर्जा का संबंध किससे? टेनिस से। और ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे? टेनिस से। सानिया मिर्जा वाला गाना कितने लोगों को आता है गाने, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और टेबल पर टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है? टेनिस कहा जाता है, सॉरी कोर्ट कहा जाता है। और लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस की बात करें तो इसकी शुरुआत, सॉरी इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? ये मुंबई से पुणे के बीच में चली थी। और यात्रा कितने किलोमीटर की थी? यात्रा 34 किलोमीटर की थी। 34 किलोमीटर की यात्रा थी। और बात करते हैं यहाँ पे कब चली थी, आपसे पूछे कि सन कब चली थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल 1953 को यहाँ पे भारत की पहली ट्रेन चली। और किसका शासन काल था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके शासन काल में यहाँ पे ट्रेन चली थी। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी का शासन काल था। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 1953 में पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की। अब बात करते हैं यहाँ पे कि रेलवे में भारत में कुल रेल जोन कितने हैं? कुल रेल जोन भारत में कितने हैं? तो भारत में कुल रेल जोन 18 हैं। भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड कितनी है? भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड आपसे पूछे, ये एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से बता रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड भारत में कुल 21 भारतीय रेलवे बोर्ड है, ठीक। और भारत में आपसे पूछे कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1951 में हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछे कि भारत में पहली रेल कब से कब चली? तो मुंबई से पुणे के बीच में भारत में पहली रेल चली। यात्रा कितने किलोमीटर की? 34 किलोमीटर की यात्रा थी। आपसे पूछे कि कब चली थी? 16 अप्रैल 1953 में। पूरा डेट याद रखेंगे। अब एग्जाम में 1953 ही नहीं पूछा जाता, पूरा डेट पूछा जाता है, इस वजह से आप लोग पूरा डेट याद रखेंगे। शासन काल किसका था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चला था। इसमें कुल रेलवे जोन कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। और रेलवे भर्ती बोर्ड कितने? टोटल 21 है। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 में हुआ था। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं संसद का उच्च सदन। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा के संबंधित अनुच्छेद 80 है। और उच्च सदन संसद का राज्यसभा को कहते हैं। आपसे पूछे कि संसद का द्वितीय सदन किसे कहते हैं? द्वितीय सदन किसे कहते हैं? तो ये राज्यसभा को ही कहते हैं। आपसे पूछे कि संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं? संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं? तो ये भी आपको राज्यसभा को ही कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, इस वजह से इसे राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने होते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हर दूसरे वर्ष क्या होता है? हर दूसरे वर्ष क्या होता है? 1/3 सदस्य, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं? यहाँ पे रिटायर होते हैं, यानी कि पद मुक्त होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पद मुक्त कितने? हर एक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 है। और द्वितीय सदन किसे कहते हैं? ये भी राज्यसभा को कहते हैं। संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा को कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। और बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। और बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का काम करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक। तो आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और बात करते हैं इनको शपथ भी कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो इनको शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन?
राष्ट्रपति दिलाते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, इसके अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, इनके अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन आपसे पूछे कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के सलाह पर, राष्ट्रपति की अनुमति लेके, राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद कौन करता है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं किसका? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आप लोग बताएंगे कि वेतन कितना है, तो 2,80,000 रुपया इनका वेतन है। 2,80,000 इनका वेतन है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और चीफ जस्टिस इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इनका वेतन कितना होता है? तो 2,80,000 रुपये इनका वेतन होता है। इनका नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। लेकिन तदर्थ न्यायाधीश की बात करें तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति की अनुमति लेके कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। आपसे पूछे कि रजत रंगिनी के लेखक कौन है? रजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो ये रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बुद्ध चरित्र के लेखक आप लोग बताएंगे, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ये अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। तो ये सारे पुस्तक हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वजह से हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। अमुक्त माल्यदा एक ऐसी पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय हैं अमुक्त माल्यदा के लेखक। आपसे पूछे कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु कल्पसूत्र के लेखक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखें। पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत एंड चीन के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक, और बात करें कब हुआ था पंचशील समझौता? 1954 में हुआ था। ठीक, और चीन की मुद्रा क्या है? आप लोग बताएंगे चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन या फिर रेनमीबी या फिर युआन एक चीन की मुद्रा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चीन के संसद का आपसे पूछे कि नाम क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कल्हड़ है रजत रंगिनी के लेखक। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है बुद्ध चरित्र के लेखक। अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं अमुक्त माल्यदा के लेखक। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं कल्पसूत्र के लेखक। ये जैन धर्म के जो है संबंधित है। बात करते हैं कि चीन की मुद्रा युआन होती है और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 1954 में हुआ था। और यहाँ पे संसद के नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस संसद का नाम है। ठीक, और बात करें चीन में भाषा कौन सी बोली जाती है? तो मंदारी सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। चीनी भी आप लोग याद रखेंगे, चीनी भाषा बोली जाती है। और बात करें चक्रवात क्या होता है? चीन का चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात से टाइफून कहे जाते हैं। ठीक, चीन के चक्रवात को टाइफून कहे जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे पंचशील समझौता किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। कब हुआ? 1954 में हुआ था। और मुद्रा क्या होती है? युआन या फिर रेनमीबी भी आप लोग याद रखेंगे। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन के संसद का नाम है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन के संसद का नाम है। भाषा क्या होती है? चीनी होती है भाषा। और चक्रवात कौन सा होता है? टाइफून चक्रवात होते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में पहली मेट्रो किस नगर में आरंभ हुई? तो भारत में पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। कहाँ पे? कोलकाता में चली थी। आपसे पूछे भारत में पहली मेट्रो कब चली थी? तो 1984 में कोलकाता में चली थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? भारत में मेट्रो मैन यानी कि मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। किसे? श्रीधरन को कहा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कोलकाता की बात करें, ये आप लोग बताएंगे किस नदी के किनारे स्थित है?
तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हुगली नदी क्या है? एक गंगा नदी की वितरिका है। गंगा नदी की क्या है? वितरिका है। वितरिका क्या होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बात करते हैं कोलकाता को इसे क्या कहता है? महलों का शहर कहा जाता है। इसे महलों का शहर कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। ठीक, तो इतनी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। भारत में मेट्रो कहाँ किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में 1984 में। मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है भारत में मेट्रोमैन। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी गंगा की वितरिका है। ये यहाँ पे गंगा से कहाँ अलग होती है? गंगा से कहाँ पे अलग होती है? ये कोलकाता में ही अलग होती है। कोलकाता में ही भारत गंगा का साथ छोड़ती है। महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें क्या बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक इनकी पुस्तक है हु लिव्स इफ इंडिया इज डाइड। ठीक, ये किसकी पुस्तक है? इफ इंडिया इज डाइड, तो ये किसकी पुस्तक है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। आराम हराम है का नारा किसने लगाया था? आराम हराम है का नारा किसने लगाया? आराम हराम है का नारा किसने लगाया था? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। वो आराम हराम है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन बनाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत रत्न इन्हें कब मिला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था? तो 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि कहाँ पे बनी हुई है? समाधि का नाम क्या है? तो शांति वन है इनकी समाधि। ठीक, तो ये सारी चीज आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे पूछे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हु लिव्स इफ इंडिया इज डाइड पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और बात करते हैं आराम हराम है का नारा किसने लगाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1955 में। शांति इनके समाधि स्थल क्या नाम है? शांति वन है। और थैंक यू। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और खूब पढ़ाई करें।